इंडियन कंट्रोल्ड जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंसी का आगाज, टेररिज्म का आगाज, दहशतगर्दी की शुरुआत 1987 के इलेक्शन के बाद ही हुई थी। आज फिर जम्मू और कश्मीर में ख़ास तरह के हालात में इलेक्शंस हो रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में अब आर्टिकल 370 नहीं है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस नहीं है, बल्कि जम्मू और कश्मीर की स्टेट हैसियत भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी है इस वक्त जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में होने वाले ये इलेक्शंस क्यों बहुत ज़्यादा अहम हैं, ख़ास तरह के हालात में हो रहे ये इलेक्शंस क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर जम्मू और कश्मीर में होने वाले ये जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं ये इससे पहले होने वाले इलेक्शंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ क्यों हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इससे पहले जो वहाँ इलेक्शंस होते रहे हैं, 10 साल पहले 2014 में हुए, 2008 में हुए, 2002 में हुए, उन इलेक्शंस के मुकाबले में ये इलेक्शंस बहुत ज़्यादा अहम हैं। क्यों ऐसा है, इसमें कौन से बड़े सियासी खिलाड़ी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, दिल्ली के पपेट कौन है, क्या किरदार है इन इलेक्शंस में इंजीनियर रशीद का, क्या किरदार है कश्मीर की अपनी पार्टी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या है, पीडीपी किसकी गेम कर रही है, जमात इस्लामी बैन होने के बावजूद इन इलेक्शंस में काफ़ी सालों बाद इतनी ज़्यादा एक्टिव क्यों है, ये सब आज हम समझने जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। कश्मीर में इलेक्शंस का, जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन का आगाज़ हो गया है। 3 फेजेस में ये इलेक्शंस होने हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और फिर 1 अक्टूबर। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा और नज़रें बनी हुई हैं सबकी 8 अक्टूबर पर ही। इस मरतबा 90 सीट्स हैं जम्मू और कश्मीर के इलाके की, सीटों को बढ़ाया गया है। इन 90 सीट्स में जो 43 सीट्स हैं जम्मू की हैं, 47 सीट्स जो हैं वो कश्मीर की हैं, और इन 90 सीट्स में जो 9 सीट्स हैं वो रिज़र्व हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, यानी जो एसटी ट्राइब, एसटी है कैटेगरी, उसके लिए ये सीटें मखसूस हैं। अब इन इलेक्शंस में अगर हम देखें तो बीजेपी जो है वो कश्मीर में तो ना होने के बराबर है, यानी वैली में ना होने के बराबर है। बीजेपी की सारी गेम अगर होगी तो वो जम्मू में होगी। इससे पहले इस साल जून में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इसमें भी बीजेपी ने जम्मू के इलाके में ही, जो हिंदू डोमिनेटेड, हिंदू मेजॉरिटी इलाका है, वहाँ पर अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और 2 सीटें ली थी। 5 सीटें थी जम्मू और कश्मीर की जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, नेशनल असेंबली के, इंडियन नेशनल असेंबली लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर की 5 सीटें थी। 2 बीजेपी ने जीती थी, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और 1 आज़ाद जीते थे इंजीनियर रशीद। ये इंजीनियर रशीद की इस दफ़ा बहुत बड़ी गेम है, इसको भी हम समझते हैं। तो बीजेपी जम्मू में है, जबकि जो कश्मीर की वैली है, यहाँ पर जो बड़े फरीक हैं, बड़ा जो मुकाबला हो रहा है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, इनका आपस में इत्तेहाद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी रवायती तौर पर शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, और अब जो है वो उमर अब्दुल्ला, ये इन इलेक्शंस में किस्मत आजमा रहे हैं। 2 हलकों से, गंदरबाल के और बडगाम के हलकों से उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़े हैं। उमर अब्दुल्ला लोकसभा का इलेक्शन हार चुके थे इंजीनियर रशीद से, यानी वो हारे हुए हैं इलेक्शन उमर अब्दुल्ला, इनको इंजीनियर रशीद ने शिकस्त दी थी। इंजीनियर रशीद जो हैं इन इलेक्शंस में बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो इत्तेहाद है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में यानी इलेक्शन में सीटों पर मुकाबला कर रहा है। उसके बाद फिर पीडीपी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। इनके वालिद मुफ्ती महमूद काफ़ी इन्होंने अहम किरदार अदा किया था, पहले कांग्रेस में भी रहे थे, उसके बाद फिर
अपनी पार्टी पीडीपी भी बनाई थी, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ये बीजेपी के साथ अलाइंस करके चीफ मिनिस्टर भी रही हैं दिल्ली की। खुद महबूबा मुफ्ती अब ये इलेक्शन नहीं लड़ रही, बल्कि इनकी बेटी जो हैं इल्तिजा मुफ्ती ये इलेक्शन लड़ रही हैं बिजबहरा के इलाके से। अब ये जो पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये दोनों ही असल में हैं तो रीजनल पार्टीज, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा करप्ट है। ये दोनों की जो लीडरशिप है, फारूक अब्दुल्ला हो, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हो, या महबूबा मुफ्ती हों, उनकी बेटी इल्तिजा का तो ये पैरा इलेक्शन है, लेकिन ये फैमिलीज, दोनों फैमिलीज ही बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। इन्होंने कश्मीर को बहुत बुरे तरीके से लूटा है, खुलकर करप्शन की है। जिस तरह पाकिस्तान के जो कंट्रोल कश्मीर है, यहाँ पर अब्दुल कयूम खान और सरदार सिकंदर हयात खान वगैरह को जिस तरह के ज़रिए कश्मीर को लुटवाया गया, करप्शन की गई, ठेके दिए गए, नौकरियां बेची गई, जंगलात बेच दिए गए, तो इसी तरह ये इंडियन कश्मीर की करप्ट फैमिलीज़ हैं, अब्दुल्ला फैमिली और दूसरा मुफ्ती फैमिली, ये दोनों ही करप्ट फैमिलीज़ हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो बाकी कई अहम पार्टीज़ काम कर रही हैं वहाँ पर, उसमें अपनी पार्टी है इल्ताफ़ बुखारी की, ये भी एक घाक सियासतदान है, वजारतों में भी रहे हैं, अब अलग पार्टी बनाकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अपनी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की प्रॉक्सी है। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के वोट तोड़ने के लिए अपनी पार्टी को उतारा है। इसी तरह पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी एक अहम पार्टी है जिसके लीडर सज्जाद लोन हैं। सज्जाद लोन बेटे हैं अब्दुल गनी लोन के। अब्दुल गनी लोन एक सेपरेटिस्ट लीडर थे जो कश्मीर की मुकम्मल तौर पर इंडियन यूनियन से आज़ादी चाहते थे। उनके बेटे हैं सज्जाद लोन, जो ज़ाहिरी बात है आप सेपरेटिज्म की तरफ नहीं है, यानी सेपरेट इनका नारा कश्मीर को आज़ादी का नहीं है, खुद मुख्तारी का है। इसके बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है गुलाम नबी आज़ाद की, जो बिल्कुल ही घिसी पिटी पार्टी है। गुलाम नबी आज़ाद की पॉलिटिक्स अब बिल्कुल ज़ीरो हो गई है जबकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। फिर लेफ़्ट की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट का यहाँ पर एक बड़े लीडर कम्युनिस्ट पार्टी के MY तारिक गामी माने जाते हैं। ये साउथ कश्मीर की जो कुलगाम की हलका है, कुलगाम इधर से मुंतखब होते रहे हैं, 4 मरतबा कामयाब होते रहे हैं। लेकिन कश्मीर में जो लेफ़्ट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जोर है, वो सिर्फ कुलगाम के इलाके में ही है, और वो भी MY तारिक गामी की वजह से। अब आते हैं उस खिलाड़ी की तरफ, उस सियासी खिलाड़ी की तरफ कि जिसने कश्मीर के इन इलेक्शंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और वो है इंजीनियर रशीद। अब इंजीनियर रशीद जो है, इन्होंने 2013 में अपनी पार्टी बनाई थी, अवामी इत्तेहाद पार्टी बनाई थी। नॉर्थ के इलाकों में पार्टी काफ़ी मकबूल थी, और इंजीनियर रशीद खुलकर इंडिया से अलहदगी की बात करते थे, सेपरेटिज्म की बात करते थे, इंडियन स्टेट के ख़िलाफ़ बात करते थे। तो ये गुज़िश्ता 5 साल में तिहाड़ जेल में थे। इन पर बहुत सख्त वहाँ मुकदमात चल रहे थे, सिक्योरिटी को लेकर, गद्दारी को लेकर, और इस तरह के मुकदमात चल रहे थे। और जेल से बैठकर ही इन्होंने जून 2024 में, यानी इसी साल, लोकसभा में उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी। जेल में थे ये, उसके बावजूद उमर अब्दुल्ला को बारामूला के इलाके से इन्होंने शिकस्त दी थी। बारामूला नॉर्थ कश्मीर का इलाका है। अब ड्रामा क्या हुआ है, खेल क्या हुई है कि इंजीनियर रशीद को अचानक ज़मानत मिल गई है इलेक्शन से चंद रोज़ पहले ही, कि वो आए और आकर अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करें। अब ये कहा जा रहा है कि जो इंजीनियर रशीद हैं वो मोदी की, दिल्ली की, अमित शाह की, बीजेपी की प्रॉक्सी के तौर पर उतारे गए हैं ताकि वो वोट काटें नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुराद के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद है, और दूसरी तरफ पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती की, जो अपने नाम पर इलेक्शन लड़ी है। इन पार्टीज का वोट काटने के लिए कहा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद को उतारा गया है। इंजीनियर रशीद इस बात को ज़ाहिर बात है डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने दम पर सीट भी जीता हूँ, उमर अब्दुल्ला को मैंने हराया, तो मैं वोट काटने वाला कैसे बन सकता हूँ, वोट कटवा कैसे हो सकता हूँ। इंजीनियर रशीद का इत्तेहाद है जमात इस्लामी के साथ। जमात इस्लामी कश्मीर में बैन है, उस पर पाबंदी है, लेकिन जमात इस्लामी के जो अरकान हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शंस लड़ रहे हैं, और इंजीनियर रशीद के साथ इनका अलाइंस है। अब देखा यह जा रहा है कि इंजीनियर रशीद अगर वोट लेते हैं, वोट
तो ज़ाहिर बात है डंड पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को या पीडीपी को। बहुत ये बात कही जा रही है कि इस मर्तबा लोकसभा वाली लहर नहीं है कि इंजीनियर रशीद बहुत ज़्यादा सीटें निकाल लेंगे, उनकी बहुत ज़्यादा सीटें होंगी। यहाँ पर इंजीनियर रशीद का कंपैरिजन किया जा रहा है सैयद अली शाह गिलानी के साथ, क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी जमात इस्लामी के थे और 1957, 62, 67 और 1972 में जो कश्मीर में इलेक्शंस होते थे, इनमें जो कांग्रेस पार्टी होती थी, यानी जो ऑल ओवर इंडिया में रूल कर रही होती थी, ये कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो वहाँ की मुकामी रीजनल पार्टी रही है, उसको टाइट करने के लिए, उस पर अपना डोमिनेशन रखने के लिए, ये वीक करने के लिए जमात इस्लामी को एज अ प्रॉक्सी यूज़ करती थी। और सैयद अली शाह गिलानी एक प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ होते रहे जमात इस्लामी के अंदर रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी की हमायत से ये जीतते थे ताकि वहाँ का रीजनल पार्टीज़ को कमज़ोर किया जाए। तो ये आप देखें क्या गेम होती है। सैयद अली शाह गिलानी को क्या समझा जाता था कि जनाब बड़ा ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया इनको बड़ा असूल पसंद पोर्ट्रे करता था, लेकिन ये कुटपुतली के तौर पर वहाँ खेलते रहे जमात इस्लामी के साथ, जमात इस्लामी के लीडर के तौर पर दिल्ली के हाथों में, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को वीक किया जाए। जमात इस्लामी अब जिस तरह मैंने कहा कि आज़ाद हैसियत में उसके उम्मीदवार इंजीनियर रशीद के साथ लड़ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह सैयद अली शाह गिलानी एक खुफिया पपेट के तौर पर उतारे गए थे कश्मीर में रीजनल पार्टीज़ के तौर पर, तो इंजीनियर रशीद को अब इस तरह उतारा गया है ताकि रीजनल पार्टीज़ को, पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वीक किया जाए। खैर ये चीज़ छुपेगी इसलिए नहीं, जैसे नताइज सामने आएंगे पता चल जाएगा कौन सी पार्टी किसके साथ इत्तेहाद करने जा रही है। अब जिस तरह कहा वीलॉग के आगाज़ में कि 1987 के इलेक्शंस के बाद बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का आगाज़ हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि 1987 में जो इलेक्शन हुए थे, इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी, राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी इसके लीडर थे। इन दोनों ने इत्तेहाद किया, अलायंस किया और सरेआम धांधली की, यानी वो ऐसी धांधली थी 87 में कि जिसमें किसी किस्म की कोई लगी लपटी सिक्रेसी रखी नहीं गई थी, सरेआम धांधली थी। यही वजह है कि उस वक़्त जम्मू कश्मीर में 76 सीट्स होती थी, 40 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई और 26 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई और इन्होंने फिर मिलाकर वहाँ पर हुकूमत कायम की। लेकिन 87 के इलेक्शन में इतनी भरपूर धांधली हुई कि इसके बाद वहाँ पर कई ऐसे लोगों ने बंदूक उठा ली कि जो इन इलेक्शंस में खड़े हुए थे, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था। ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वहाँ की रिलीजियस पार्टीज़ और किसी हद तक जो इलाकाई सेंटिमेंट्स था, इसका इजहार था। इस पार्टी को हराने के लिए धांधली से बिल्कुल रोका गया और फिर इसके बाद में कई उम्मीदवार बहुत बड़े वहाँ के दहशतगर्द बने, मिलिटेंट बने। इनमें बड़ा नाम सैयद सलाहुद्दीन का है जो हिजबुल मुजाहिदीन का लीडर बना। ये भी इन इलेक्शन में जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था इसकी तरफ से कैंडिडेट था और ये कहा जाता है कई हलकों की तरफ से कि इसको सैयद सलाहुद्दीन को भी धांधली से इलेक्शन हराया गया था, बाद में इसने दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार कर लिया था। तो इन इलेक्शन 87 के इलेक्शंस ने दहशतगर्दी की राह हमवार की थी। अब की बार सूरत हाल क्या हो सकती है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है दिल्ली का वहाँ कंट्रोल है, कश्मीर की उस तरह की स्टेट हैसियत है भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी से मुराद ये कि जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है ज़्यादा ताकत उसके पास ही होगी, चीफ मिनिस्टर के पास बहुत कम ताकत होगी। लेकिन ये इलेक्शंस इस वजह से बहुत अहम है कि इनमें सेपरेट जो अलहदगी पसंद हैं, जो सेपरेटिज्म की बात करते हैं, वो रुझान रखने वाले भी बहुत उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनमें जिस तरह मैंने कहा कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंजीनियर रशीद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस मरतबा कश्मीर में इलेक्शंस के बायकॉट की भी कोई बड़ी कॉल मौजूद नहीं है, टर्न आउट भी बहुत हैवी है। तो ये देखा जा रहा है कि इन इलेक्शंस में सेपरेट रुझान रखने वाले जो उम्मीदवार हैं बड़ी तादाद में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है नई दिल्ली ने भी अपनी गेम सेट की होगी। हमें देखना होगा कि क्या इंजीनियर रशीद वाकई ही नई दिल्ली की, मोदी की, अमित शाह की कोई गेम है, उनका कोई खेल खेल रहे हैं, पीडीपी का क्या खेल है, अपनी पार्टी का क्या खेल है। ये सब कुछ
वाज़े होकर रह जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएंगे उसके बाद जिस तरह का अलायंस बनेगा वो वाज़े हो जाएगा। जिस तरह मैंने कहा, दो पार्टीज की करप्शन तो और लूट मार तो सबके सामने है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती की और फारूक अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनकी तो लूट मार, कश्मीर को बुरे तरीके से लूटना, तबाह करना, पोस्टिंग्स, नौकरियों पर पैसे खाने, जंगलात के ठेके बेच देने, ये तो सब पर यहाँ है। लेकिन जो ये बाकी कई नए खिलाड़ी हैं, इन पर नज़र बनी है कि ये क्या करते हैं। ये रिजल्ट के बाद क्या बीजेपी की तरफ जाते हैं, उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करते हैं कश्मीर में, या फिर ये अपनी अलग हैसियत को बरकरार रखते हैं। बहरहाल दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर। हमारी नज़र बनी रहेगी रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस पर। उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस पर किया गया वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।